जय हिंद। भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है कि हम जीके के लिए टॉपिक वाइज आपकी थ्योरी को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक करके जीके को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले पॉलिटी के 2 वीडियोस कर चुके हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पहला वीडियो है, जिसमें हम गांधी युग को पढ़ेंगे। आपको 1915 से लेकर 1947 तक गांधी युग होता है। देखिए, कई बार बच्चों को हम लोग को ये डाउट होता है कि हिस्ट्री को कैसे याद करें। आप कई बार सन को साथ में रटने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना होता है। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो आप एक क्रम में, एक लाइन में सारी चीज़ों को पढ़ें कि एक लाइन से सारी चीज़ें क्या हुई है। तो 1915 से लेकर 1947 तक एक लाइन में जितनी चीज़ें हुई हैं वो सारा कुछ हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके हर पेपर में इस पीपीटी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 11 पेज हैं टोटल। इसका एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताता चलूँगा कि आपके एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे गए हैं। ठीक है। इसके अलावा भी चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। सबसे पहले हम गांधी युग को देखेंगे। गांधी जी का जन्म आप सभी लोगों को पता होगा कि गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे? गुजरात के पोरबंदर में। लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपके 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैटिक जीके का पार्ट है ये क्वेश्चन। ठीक है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ये सभी को पता होगा। लेकिन ये अपनी पत्नी को प्यार से बा कहा करते थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये अपनी पत्नी को प्यार से बा कहा करते थे, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला पूछा गया क्वेश्चन है आपके यूपी तो पॉलिसी पेट में ही एक बार पूछा गया है और कई सारे पेपर्स में पूछा गया है। राजनीतिक गुरु, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। उनकी फोटो बनी हुई है। ये वाली फोटो गांधी जी के बचपन की फोटो है, बहुत रेयर फोटो है, तो इसको भी आप देख लेंगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं होता क्या है कि 1915 से आपके गांधी युग की शुरुआत होती है। 1915 में गांधी जी 21 साल अफ्रीका में बिताने के बाद भारत वापस लौटे थे। 21 साल गुजार कर वापस लौटे थे। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे कि केसरी हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? गांधी जी को दी गई थी। ठीक है। फिर 1916 में क्या होता है? 1916 में गांधी जी अहमदाबाद के नज़दीक एक साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं और 1916 से लेकर 1917 तक वो भारत भ्रमण पर रहते हैं। 1 साल पूरे भारत को भ्रमण करते हैं। उसके बाद 1917 में वो अपने आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ठीक है। सबसे पहला आंदोलन उनका कहाँ पे होता है? 1917 से गांधी जी अपने आंदोलन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आंदोलन वो बिहार के चंपारण जिले में करते हैं। बिहार में कहाँ पे? चंपारण जिले में करते हैं। किस लिए करते हैं? नील की खेती की विरोध करने के लिए करते हैं। इसको 3 कठिया आंदोलन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे कि 3 कठिया आंदोलन किसको कहा जाता है। तो नेपाल के चंपारण जिले में होता क्या था कि 4 कट्ठे जमीन पे आपको तीन कट्ठे पे तो आप खेती कर सकते थे और 1 कट्ठे पे आपको नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती से क्या होता था कि जमीन की फर्टिलिटी चली जाती थी और नील में पैसा बहुत कम मिलता था। अनाज की खेती अगर आप करते थे तो आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलता था और नील की खेती अगर आप करते थे तो आपको पैसा कम मिलता था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि तब किसान करते ही क्यों थे? क्योंकि उनसे ज़बरदस्ती करवाया जाता था। मतलब वो लोग, अंग्रेजों ने क्या कानून निकाला कि अगर आपके पास 4 कट्ठे ज़मीन है तो उसमें आप 3 पे अनाज बोएंगे और 1 पे नील बोएंगे। अब जैसे मान लीजिए ये चार पार्ट में ज़मीन है, आपने इस पे इस साल नील बोया है तो 2 साल आप इस पे नील बोएंगे। उसके बाद क्या होगा? इसकी फर्टिलिटी चली जाएगी। तो वो कहते थे कि अब इस पे अनाज बो और इस पे नील बो। तो जब इसकी फर्टिलिटी जा चुकी है तो उस पर अनाज कहाँ से होगा? ऐसे करते करते आपके चारों कट्ठे जमीन खराब हो जाएंगे। इसलिए इस नील की खेती का विरोध बिहार के चंपारण जिले में सारे लोग कर रहे थे और यहीं पे अपना पहला आंदोलन गांधी जी ने किया था। 3 कठिया आंदोलन इसको कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। 3 कठिया आंदोलन उनका पहला आंदोलन था। दूसरा आंदोलन 1918 में होता है गुजरात के खेड़ा जिले में। गुजरात के खेड़ा जिले में कल नहीं आंदोलन महात्मा गांधी जी स्टार्ट करते हैं। और तीसरा आंदोलन वो करते हैं मजदूरों के साथ भूख हड़ताल, एक अहमदाबाद में मिल आंदोलन इसको बोला जाता है। यानी कि कपड़ा मिल की एक फैक्ट्री थी, उसमें मजदूरों के साथ वो भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं कि हमको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, इसलिए वो वहाँ पर आंदोलन करते हैं। ठीक है। ये तीनों आंदोलन उनके सफल रहते हैं और तीनों में सरकार उनकी बातें मानती है और अपने काले कानून को वापस ले लेती है। यानी कि नील की खेती वाला भी कानून को गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। 1918 में ये तीनों आंदोलन खत्म होते हैं। फिर क्या होता है? 1919 में रोलेट एक्ट आता है। सभी को मालूम होगा कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्यों हुआ था? ब्रिटिश सरकार ने एक रोलेट एक्ट लागू किया था 19 मार्च 1919 को। इस एक्ट में क्या था कि किसी भी भारतीय इंसान को बिना किसी कारण बताए या बिना किसी वजह के उसको जेल में डाला जा सकता था। और अगर उसको जेल में डाल दिया जाता था तो वो कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकता था कि मुझे जेल में क्यों डाला गया है। इसको बिना अपील, बिना दलील का कानून माना जाता था। फिर से सुन लीजिए,
बिना अपील बिना दलील का कानून किसको कहा जाता था? रॉलेट एक्ट को कहा जाता था, जो कि 1919 में आया। तो इस रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन हुआ। हुआ क्या था कि अमृतसर में एक जालियांवाला बाग था, एक आदमी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। वहाँ पे कुछ सारे लोग जमा हुए थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो लोहड़ी का पर्व मनाने के लिए जमा हुए थे, जबकि अंग्रेज कह रहे थे कि वहाँ पे जनसभा करने के लिए और विरोध करने के लिए जमा हुए थे। इसमें हुआ क्या कि एक अंग्रेज अधिकारी था, एक बहुत ही खराब अंग्रेज अधिकारी था, उसको क्या ही बोला जाए, गाली वाली दे नहीं सकते हैं चैनल पे लेकिन वो खराब जनरल अधिकारी था, उसका नाम था जनरल डायर। उसने क्या किया, सभी को मालूम होगा, ये कहानी किसी से छुपी नहीं है, चारों तरफ से बाग को घेर के उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करवा दी गई थी। लोग कितनी ज़्यादा बेदर्दी से मरे थे उसका बयान भी नहीं किया जा सकता। जनरल डायर ने उस पर गोलियां चलवा दी और कितने ज़्यादा नीच आदमी थे लोग, इस आगे की बात पे देखना। अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई और उन्होंने बताया कि 379 लोग मारे गए। और जबकि बाद में जब कांग्रेस ने एक समिति बनाई तो कांग्रेस को पता चला कि कुल 1000 लोग मारे गए। आप बताइए 379 और 1000 में कितना बड़ा अंतर है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कांग्रेस समिति के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे, तो 1000 लोग मारे गए थे, जबकि सरकार ने क्या बोला कि 379, इनके 389 लोग मारे गए हैं, 79 लोग मारे गए हैं केवल। उस समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। लॉर्ड तो इसको कहा नहीं जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड नहीं, चेम्सफोर्ड खाली था। ठीक है, वो लॉर्ड अपने आगे लगाते थे, बट ये लॉर्ड वाला काम तो है नहीं, तो इसलिए लॉर्ड हम लोग इनको नहीं कहेंगे। ठीक है, चेम्सफोर्ड उस समय के वायसराय या गवर्नर जनरल थे। वायसराय तब आ गए थे 1919 में। ठीक है, इस घटना के बाद सारे लोगों ने इतना ज़्यादा विरोध किया, कई सारे लोगों ने अपनी उपाधियां वापस कर दी थी। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी, जो कि अंग्रेजों ने उनको दी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने सर की उपाधि वापस कर दी थी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने सर की उपाधि वापस कर दी थी। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस बात की डेट आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, चलिए फिर क्या होता है, 1919 में रॉलेट एक्ट आ जाता है, उसका विरोध होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। उसके बाद गांधी जी जाग जाते हैं। 1920 में गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं 1 अगस्त 1920 को, और उन्होंने अपने भारतीयों से अपील की कि सारे भारतीय अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दें। सहयोग कैसे? जैसे अंग्रेज अपने ऑफिसर्स चला रहे हैं तो सारे ऑफिसर्स सारी नौकरियों से इस्तीफा दे दो, कह दो कि अंग्रेज अपने आप से खुद से इस बात को संभालें, अपना ऑफिस संभालें। जब हम काम ही नहीं करेंगे तो वो ऑफिस संभाल नहीं पाएंगे, और जब वो ऑफिस से संभाल नहीं पाएंगे तो देश को नहीं चला पाएंगे, देश छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय सैनिकों सेना में से इस्तीफा दे दें। इससे क्या होगा कि उनकी सेना ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारे भारतीय ही उनकी सैनिक में थे, सेना में थे। अगर सब लोग एक साथ इस्तीफा दे देते तो यह हो गए आंदोलन सफल हो जाता और कांग्रेस तभी चला गया होता, लेकिन सब भारतीय इतने अवेयर कहाँ थे। लेकिन होता क्या है कि 2 साल तक यह आंदोलन बहुत अच्छे से चलता है, बहुत सारे भारतीय इसकी बात को मानते भी हैं, वो अपनी नौकरियां छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है अंग्रेजों को। बाहर से वो बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाते हैं, लग के आते हैं, यहाँ पे काम करवाते हैं। लेकिन होता क्या है कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में कुछ आंदोलनकारी क्रोध में आके थाने में आग लगा देते हैं। दरअसल होता क्या है कि बढ़ती महंगाई का विरोध करने के लिए कुछ आंदोलनकारी चौरी चौरा में एक चौराहे पे बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। लेकिन उतनी देर में वहाँ पे कुछ पुलिस वाले आए, उन पे लाठीचार्ज करने लगे। इससे आंदोलनकारी गुस्सा हो गए और उन्होंने उनको दौड़ाया, तो सारे पुलिसकर्मी थाने में चले गए। उन्होंने थाने को बाहर से बंद करके फिर उसमें आग लगा दी। 12 पुलिसकर्मी इसमें मर गए थे। ठीक है, खैर ये हम लोगों के लिए तो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि अरे वाह बहुत बढ़िया किया, लेकिन गांधी जी इस बात से निराश हो गए। उन्होंने कहा कि हम एक अहिंसक आंदोलन चला रहे हैं, इसलिए हम हिंसा को सपोर्ट नहीं करते। अब उन्होंने कहा कि अगर हम एक बार हिंसा को सपोर्ट कर देंगे तो जगह जगह पे हिंसा होने लगेगी, और अगर जगह जगह पे हिंसा होने लगी तो अंग्रेजों को दबाने का मौका मिल जाएगा, फिर वो हथियार उठा लेंगे। भाई अगर आप कहीं पे शांतिपूर्वक बैठे हो, कोई अंग्रेज आके मार दे तो ये ग्लोबल न्यूज़ हो जाएगी कि कोई शांति से बैठा था तुमने उसके मार दिया। लेकिन अगर तुम हिंसा कर रहे हो तो गवर्नमेंट तुमको बिल्कुल मार सकती है, उसके पास तो एक्सक्यूज हो जाएगा कि देखो ये लोग हिंसा कर रहे थे। ठीक, लेकिन इस बात से तो 1922 में गांधी जी ने अपना आंदोलन तुरंत समाप्त कर दिया। चौरी चौरा के 2 दिन बाद ही उन्होंने रोक दिया। इस बात से कई सारे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने इसी बात से नाराज होकर 1923 में कांग्रेस से अलग एक स्वराज पार्टी बना ली, कांग्रेस से अलग हो गए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, इस पीपीटी का एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी, 1923 में की थी। ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।
आगे क्या होता है देख लेते हैं। 1923 में जब 1922 में जब उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया, फिर क्या होता है कि अंग्रेज तो इसी मौके की तलाश में थी, वो तुरंत गांधी जी को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन 1 साल के अंदर ही गांधी जी खराब तबीयत का हवाला देके जेल से बाहर आ जाते हैं। और 1924 में जैसे ही वो बाहर आते हैं, एक कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है और वहाँ पे कांग्रेस में महात्मा गांधी जी को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जहाँ पे कांग्रेस में महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया था, वो है बेलगांव अधिवेशन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन है जहाँ पे गांधी जी पहली बार अध्यक्ष चुने गए थे। तो वो बेलगांव अधिवेशन था 1924 का, और एकमात्र इसी बार गांधी जी आपके अध्यक्ष चुने जाते हैं। उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, उसके बाद वो अपने लोगों को लड़वाते हैं। सुभाष चंद्र बोस वाले में जो हुआ था। खैर, सुभाष चंद्र बोस जी का टॉपिक हम अलग से कवर करेंगे, जो कि आपके एक एग्जाम के लिए एग्जाम के सिलेबस में रहता है। फिर क्या होता है, 1925 में काकोरी कांड होता है। होता क्या है कि 9 अगस्त 1925 को एक रेलगाड़ी से सरकारी खजाना ले जाया जा रहा था। उसको दो बहुत ही वीर और जाबाज उन लोगों ने, क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जी ने मिलकर उस खजाने को लूट लिया था। लेकिन इसमें वो पकड़े गए थे और 2 साल बाद यानी कि 1927 को उनको फांसी दे दी गई थी। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट बनता है कि अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब दी गई थी? 1927 में दी गई थी। किस लिए दी गई थी? क्योंकि काकोरी कांड उन्होंने ही अंजाम दिया था। सेना का जो ब्रिटिश अधिकारियों का सोना था वो लूट लिया था। फिर 1927 में क्या होता है कि भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। होता क्या है कि एक साइमन कमीशन बनाया जाता है, साइमन एक आदमी का नाम है, उनके उसमें एक कमीशन बनाया जाता है कि आप भारत का संविधान बनाइए। लेकिन ट्रेजिडी यहाँ पे ये होती है कि भारत का संविधान बनाने के लिए जो कमीशन बनाया गया है उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। अब सोचिए आप कि हमारे लिए संविधान बनना है और हम ही उसमें शामिल नहीं है, मतलब हमारे लिए कानून अंग्रेज बनाएंगे। तो इस बात का विरोध भारतीयों ने बहुत ज़्यादा किया। और जैसे ही साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया, सब लोगों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। साइमन कमीशन वापस जो नारे खैर उन्होंने अंग्रेजी में लगाए थे, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था। इस कमीशन का जोरदार विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। वो अपना एक आंदोलन चला रहे थे, आंदोलन में निकल रहे थे। तो उसमें हुआ क्या कि वो अपना आंदोलन निकाल रहे थे और उस आंदोलन पे पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और लाला लाजपत राय को ही निशाना बना के उन पे कई ज़्यादा लाठियों से इतना प्रहार किया गया कि उनकी कुछ दिन बाद डेथ हो जाती है। ठीक है, क्रांतिकारी इस बात पे कहते भी हैं कि लाला, शायद सुभाष चंद्र, किसी क्रांतिकारी ने कहा था, भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसा कहा था शायद, कि लाला लाजपत राय के शरीर पे पड़ी एक एक चोट, लाठी की एक एक चोट अंग्रेज अधिकारियों के शासन के ताबूत की आखिरी कील सिद्ध होगी। यानी कि जितनी चोट पड़ी है उनके शासन के ताबूत में उतने ही कील मारे जाएंगे, ऐसा क्रांतिकारियों ने उस समय कहा था। ताबूत में क्या होता है कि किसी की डेथ जब हो जाती है तो क्रिश्चियंस में ताबूत में रख के फिर दफन किया जाता है। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें जब हो गई, साइमन कमीशन वापस गया, लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई, तो उससे क्रांतिकारी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। फिर 1930 में क्या होता है कि गवर्नमेंट एक रूल लेके आती है कि हम नमक पे टैक्स लगाएंगे। अब आप सोचिए, पूरा इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, फ्री का नमक हम लोगों को मिल सकता है और उसी नमक पे टैक्स लगाया जा रहा है। एक तो हमारा ही नमक खा रहे हैं और हमारे ही नमक पे टैक्स लगा रहे हैं। इस बात का विरोध करने के लिए गांधी जी ने 1930 को अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी यानी कि 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की। 12 मार्च को उन्होंने शुरू की और 6 अप्रैल को पहुंचे, यानी कि लगभग 20-21 दिन के बाद में वो 6 अप्रैल को पहुंचे दांडी में और उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि उन्होंने कितने समर्थकों के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी? तो 79 समर्थकों के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। उन समर्थकों में सबसे पीछे महिलाओं में कौन सबसे आगे था? सरोजनी नायडू जी महिलाओं में सबसे ज़्यादा आगे थी और इसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत देखने को मिली थी। 1930 के बाद हर आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी देखने को मिलती है। एक दूसरा फैक्ट ये भी ध्यान रखिए कि गोलमेज सम्मेलन क्या होते थे। तो वही साइमन कमीशन बना था भारतीय संविधान को बनाने के लिए कि भारत में कैसे कानून बनाया जाए, कैसे कैसे शासन चलाया जाए। चलाएंगे ब्रिटिश ही, लेकिन बनाएंगे कानून वो। तो होता क्या था कि एक गोलमेज सम्मेलन होता था, ऐसे गोलमेज होता था, उसके चारों तरफ सब लोग बैठते थे और फिर डिस्कस करते थे कि कैसे कानून बनाया जाए। तो वो गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारतीय संविधान का लगभग 40% पूरा हुआ था। कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गया था? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। गांधी जी ने कितने गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किया था? केवल एक, वो भी बीच में से उठ के चले आए थे। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था।
इसी गोलमेज सम्मेलन में, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे और उसी में विंस्टन चर्चिल ने उनको कहा था कि वो अर्धनंगा फकीर है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि अर्धनग्न फकीर गांधी जी को किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930 से लेकर 1932 तक। तीनों में कौन गया? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी गए। सिर्फ एक में कौन गया? महात्मा गांधी जी गए। वो भी वो बीच में से उठ के चले आए थे। क्यों? क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि मतलब अलग से वो दिया जाए, वो एक बहुत लंबा मैटर है, थ्योरी अलग से कवर की जाएगी। बट गांधी जी बीच में से उठ के चले आए थे। विंस्टन चर्चिल ने उनको अर्धनग्न फकीर कहा था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। 1935 में क्या हुआ था? 1930 के बाद 32 तक गोलमेज सम्मेलन हुआ। आपने नमक कानून को तोड़ दिया था गांधी जी ने, दांडी में अपने नमक कानून को तोड़ा, और इसी नमक कानून को तोड़ने के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अगर आपको कोई पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 1930 में इसी नमक कानून को तोड़ने के बाद हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हो जाती है? इसी 1930 में हो जाती है। फिर आगे जाएंगे हम। 1935 में क्या होता है? भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया जाता है, जिसमें संसद बनाए जो गए थे, भारत का संविधान जो बना था, संसद बनाया गया था, उसमें भारत सांसदों की सीटें निर्धारित की गई थी। 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? 1935 में। ये बात आप याद रखेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान देश बनाने की मांग कब की थी? 1940 में की थी। क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान नाम दिया था। ये आइडियोलॉजी उन्हीं की थी कि एक अलग देश पाकिस्तान होना चाहिए। खैर है तो बगल में है, छोड़ो उसकी बात। बट ये रहमत अली ने दिया था। 1942 में क्या होता है? 1940 में अलग पाकिस्तान बनाया, यानी कि मांग जिन्ना कर देते हैं, और 1942 में गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। और इसमें वो कहते हैं कि ये आखिरी अल्टीमेटम है जो हम अंग्रेजों को दे रहे हैं, यानी कि जल्दी से जल्दी भारत छोड़ दो। करो या मरो का नारा इसी उसमें दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने इसी आंदोलन में दिया था कि अब ये आखिरी समय है, अब या तो अंग्रेज भारत छोड़े या तो हम उनसे अंग्रेज को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। क्यों? क्योंकि 1942 के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत ने साथ दिया था इंग्लैंड का, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। गांधी जी प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं कि इसी वर्ल्ड वॉर में एक तो इंग्लैंड की हालत खस्ता होगी ही, हम लोग भी इसी में आज़ादी ले लेते हैं। तो खैर 1947 में ले ही लिया जाता है। ठीक है, फिर 1946 में क्या होता है कि अंग्रेज इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि चलो भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसे ही छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, राजनीतिक व्यवस्था। तो वो क्या कहते हैं कि हम पहले देश का संविधान बनाएंगे। अंग्रेज कहते हैं पहले देश अपना संविधान बनाएगा, उसके बाद हम देश को आज़ादी दे देंगे। तो 1946 में कैबिनेट मिशन बन के आता है, जो कि कहता है कि हम भारत देश का, आज़ाद देश का एक संविधान बनाएंगे। ठीक है, भारत का संविधान पूरा बनकर तैयार भी होता है 1946 में। मैंने पॉलिटी का जो पहला ही चैप्टर कवर किया है उसमें बताया है कि भारतीय संविधान कैसे कैसे बना है, 1946 से लेके पूरा पीछे से बताया है। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। 1773 से इसकी शुरुआत होती है, और ये जो अभी 1930 में आपका साइमन कमीशन आया था, उसके भी बारे में उसमें बताया गया है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश बना दिए जाते हैं। और भारत और पाकिस्तान की रेखा कौन बनाता है? रेडक्लिफ रेखा है। रेडक्लिफ एक अंग्रेज अधिकारी थे, और इतना गिरा हुआ अंग्रेज अधिकारी था, कोई मेहनत उन्होंने नहीं, हराम का खाते थे लोग, कोई मेहनत नहीं करनी। ऐसे मैप लिया, ऐसे मैप उठाया उन्होंने, ऐसे इंडिया का, और उन्होंने बोला कि अच्छा यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, लो ऐसे लाइन खींच दिया। ऐसे जैसे मान लो ये कह रहा है कि ये यहाँ पे, अच्छा यहाँ पुलिस स्टेशन है, लो ऐसे ऐसे पुलिस स्टेशन पे लाइन खींचते चलेगा। ठीक, कई लोग तो ऐसे हुए थे कि उनका खेत रह गया पाकिस्तान में, घर रह गया इंडिया में, तो लोगों का घर वहाँ पाकिस्तान में चला गया, खेत इंडिया में है। ऐसे ऐसे तो लाइन खींच दी गई थी, और जैसे मन किया वैसे लाइन खींच दी। कोई ध्यान नहीं रखा कि इलाका पाकिस्तान में मतलब हिंदू बहुल इलाका है या मुस्लिम बहुल इलाका है, कुछ नहीं ध्यान रखा। बस उन्होंने कहा कि अच्छा ये पुलिस थाने बने हुए हैं, उन्हीं पुलिस थानों पर लाइन खींचता चला गया कि यही पाकिस्तान हो गया। तो अब बांग्लादेश, जो कि अब बांग्लादेश है, उसको पहले पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था। और चालाकी देखिए, कितने गिरे हुए लोग थे। ऐसे बीच में इंडिया है, इधर भी पाकिस्तान है, इधर भी पाकिस्तान है, और बीच में इंडिया को रख दिया ताकि पाकिस्तान दोनों तरफ से इंडिया पे प्रेशर बना सके। इंडिया पे बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ की गई थी उस टाइम। वो तो उस समय के पॉलिटिशियंस थोड़ा ज़्यादा अच्छे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने इंडिया को यूनाइट कर दिया, लौह पुरुष थे। वरना तो पता नहीं क्या ही हो जाता। वो तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे थे, जो कि इतना अच्छा संविधान हम लोगों ने बनाया। सरदार लौह पुरुष थे, जो कि उन्होंने पूरे इंडिया को यूनाइट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हुआ था। खैर, रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, किसने? रेड क्लिफ ने बनवाया था। ठीक,
तो ये सारे क्वेश्चन आपके 1947 में होता है, फिर आज़ादी हम लोगों को मिल जाती है और किसी भी तरीके से काम चलाया जाता है। उसके बाद हम लोग इतना अच्छा संविधान बनाते हैं, भारत इतने अच्छे से अपने संविधान को पूरा करता है। सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे लिखित संविधान भारत का ही होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें 1947 तक खत्म हो जाती है आपका गांधी नीरा। हम देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट उसका आंदोलन फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1917 से गांधी जी अपना आंदोलन की शुरुआत करते हैं बिहार के चंपारण में। तीन कठिया आंदोलन शुरुआत करते हैं। मैं फिर से ये लाइन बोल रहा हूँ, तीन कठिया आंदोलन आपको याद रखना है। गांधी जी का पहला आंदोलन था। उसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, फिर 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1920 में ही आपका असहयोग आंदोलन शुरू होता है और इसी असहयोग आंदोलन के साथ ही आपका खिलाफत आंदोलन भी सहयोग शुरू होता है, जिसको गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे 1920 में ही। 1930 में क्या होता है, गुजरात में जाके साबरमती से दांडी की ओर जाके वो नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं, और उसी नमक कानून को तोड़ने के साथ ही आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। मैंने पहले ही बताया, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हो जाता है। 1942 में आपका शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में आपका क्या शुरू होता है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो जाता है। चलिए, ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है थ्योरी के रूप में। आपको आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। सारे क्वेश्चन इस वीडियो से मिल रहे हैं। एमसीक्यूज के लिए एक अलग वीडियो से कवर किया जाएगा, जिसमें सारे एमसीक्यूज आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।